जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम विजन धनखड़ है और आज शुरू करते हैं अपना वन शॉट पहले चैप्टर का रिलेशन फंक्शन का। वन शॉट में हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2023 एंड 24 के लिए। अगर आप एटलीस्ट कम से कम इतना ज़रूर करके जाएंगे तो यू कैन स्कोर ए गुड मार्क्स। तो कोशिश करेंगे हम लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें और ज़्यादा लंबी वीडियो ना करें या ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें। मिनिमम क्वेश्चंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2023 एंड 24। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन का। एटलीस्ट आपको ये वीडियो जो है कंप्लीट देखनी है और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, बट ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट हैं। इनसे कम क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना ज़रूर करना होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ MCQs होंगे हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों मिला के हमारे पास 8 मार्क्स के होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, और जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो होगा नियर अबाउट 5 मार्क्स के आसपास कवर करेगा। तो कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें से, जैसे भी बन सकते हैं। तो पहला MCQ डिस्कस करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये MCQs में। सेट A हैज़ द 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 4 एलिमेंट्स। मेरे पास दो सेट हैं, सेट A एंड सेट B। मेरे पास सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरे पास 1 2 3 हैं, और सेट B के अंदर 4 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल A B C D में 4 एलिमेंट मान लेता हूँ। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस मुझे पता होना चाहिए, जिसे नहीं पता बता देता हूँ। इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं 1 1 फंक्शन को। कितने मेरे पास 1 1 फंक्शन होंगे फ्रॉम A टू B। मुझसे ये पूछा गया हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस आर देयर फ्रॉम A टू B। A से लेके B तक कितने 1 1 फंक्शन होंगे। अब अगर 1 1 फंक्शन मुझे चेक करना है तो 1 1 फंक्शन का मतलब मेरे पास ये होता है हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं परमोटेशन कम्बिनेशन का यूज़ करूँ यहाँ पे परमोटेशन का, तो 1 के लिए जो है वो टोटल 4 ऑप्शन है। अब 1 जो है किसी एक एलिमेंट के साथ अपनी इमेज बना लेगा या एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना लेगा किसी भी एक एलिमेंट के साथ। तो अब 2 के लिए जो ऑप्शन बचेंगे वो 3 ऑप्शंस बचेंगे। फॉर एग्जांपल A जो है वो B के साथ रिलेशन बना लेता है, तो 2 के लिए 3 ऑप्शंस बचेंगे, मतलब 3 ऑप्शंस बचेंगे। और 2 जो है फॉर एग्जांपल वो C के साथ रिलेशन बना लेता है, तो C3 के लिए जो है मेरे पास वो 2 ऑप्शंस बचेंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन जो हो जाएंगे 1 1 मेरे पास हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टोटल 24। सो मेरे पास हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस आर देयर। सो 24 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कितने मेरे पास इंजेक्टिव फंक्शंस होंगे, कितने मेरे पास 1 1 फंक्शन होंगे। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। क्लियर है। अगर मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दे या n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह दे, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ भी कह दे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी n कह दे, तो हर एक के लिए मेरे पास पहले के लिए टोटल n ऑप्शंस हो जाएंगे, दूसरे के लिए n-1 एंड सो ऑन चलता रहेगा मेरे पास n-2 एंड सो ऑन, मेरे पास कहाँ तक 1 तक चलेगा। तो ये हो जाएगा टोटल n फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप खुद से कवर कर लेंगे, बस ध्यान रखना बेस मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ होगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जो है, लेट A हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। A मेरे पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। मेरे पास B सेट है जिसके अंदर ABC एलिमेंट है। द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, इसी का सब पार्ट है मेरे पास, ये पूछा गया क्वेश्चन है। A सेट के अंदर मेरे पास जो है 1 2 3 4, और B सेट के अंदर मेरे पास जो है वो एलिमेंट है ABC। अब मुझे बताना है कितने 1 1 फंक्शन होंगे मेरे पास। अगर मैं कहूँ कि 1 के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 1 के लिए मेरे पास टोटल 3 ऑप्शन है, तो 1 जो है इन तीनों में से किसी एक के साथ अपना रिलेशन बना लेगा या कोई इमेज बन जाएगा 1 की। उसके बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल ये अगर B बन गया तो 2 के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे मेरे पास, 2 के लिए जो है 2 ऑप्शन बचेंगे। अगर ये भी किसी एक एलिमेंट के साथ इमेज बना लेता है अपनी, तो 3 के लिए जो है वो एक ऑप्शन बचेगा। अगर वो भी अपनी इमेज बना लेता है तो 4 के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 6 आंसर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मेरे पास फंक्शन वही कहलाता है जब A सेट के सारे एलिमेंट की इमेज मिल जाए B सेट के अंदर, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये फंक्शन है ही नहीं मेरे पास। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो 1 1 फंक्शन होंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास 4 जो है उसकी कोई भी इमेज नहीं मिलेगी मुझे। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाता है A सेट के अंदर जिसकी इमेज नहीं मिल रही है, तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास ये।
तो इससे रिलेटेड जितने मेरे पास होंगे सारे कवर हो जाते हैं। इसी में मैं एक बता देता हूँ, नंबर ऑफ मेरे पास रिलेशंस कितने होंगे टोटल। अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशंस भी पूछा जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर देयर, ए सेट है मेरे पास, बी सेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे पास पूछा जाता है, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे पास होगा 2 की पावर, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे p मान लेता हूँ, इसे q मान लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर pq। मेरे पास एक जनरल रिलेशन होता है। इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4, 2 रेज़ टू पावर 12 मेरे पास इस केस के लिए आंसर हो जाएगा। ये है नंबर ऑफ रिलेशंस, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ ले तो आप ऐसे बता देंगे 2 रेज़ टू पावर p मल्टीप्लाई q या m मल्टीप्लाई n, जो भी आपके पास गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रिलेशन आर, जितने हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत कम, बट सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज द, आर मेरे पास डिफाइंड है a, b बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट a+1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। मेरे पास एक रिलेशन गिवन है ये, और रिलेशन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे पास रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। मुझे बताना है ये रिलेशन जो मेरे पास है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, जो भी मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, आने को 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट जो सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर उसका डबलेट जो है रिलेशन से बिलोंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 प्लस ए मल्टीप्लाई ए करूंगा तो ए स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये बात सही है, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो 1 प्लस इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0 देन 1 प्लस बी मल्टीप्लाई ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर a कोमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो b कोमा a भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये रिलेशन जो मेरे पास है ये ट्रांजिटिव नहीं होता। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप उनके थ्रू भी चेक कर सकते हैं मेरे पास कि फॉर एग्जाम्पल -8 -1/2 एंड 1, कोई भी एग्जाम्पल मैं अगर लेके चेक करूँ इसमें, तो मेरे पास जो है ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। आप किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू लेके चेक कर सकते हैं, -8 -1/2 एंड (1). ट्रांजिटिव कंडीशन मेरे पास इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे। तो ध्यान रखना 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये 2 मार्क्स के अंदर आ जाए तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझा सकते हो, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, लेट आर बी द रिलेशन बी डिफाइंड L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। मेरे पास 2 लाइन है रिलेशन के अंदर, वो ऑर्डर पेयर बिलोंग करेंगे इस रिलेशन के अंदर जो कि 2 लाइन मेरे पास अगर पैरेलल हैं तो। ओके, तो मुझे बताना है ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, जो भी है मेरे पास। बात करते हैं, अगर मैं 2 लाइन लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं एक लाइन लेता हूँ L1 विच बिलोंग्स टू द सेट L, अगर एक लाइन है जो कि सेट L से बिलोंग कर रही है तो L1, L1 जो है मेरे पास वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और ये रिलेशन से तब बिलोंग करेगा ये ऑर्डर पेयर जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका कहने का मतलब है L1 जो है वो पैरेलल है L1 के। क्या L1 जो है वो L1 के पैरेलल है? यस, क्योंकि हर एक लाइन जो है वो खुद के पैरेलल होती है, इसलिए मेरे पास ये हो जाएगा यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, L1, L2 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब L1 जो है वो पैरेलल हो जाए L2 के, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। अगर L1, L2, L1 जो है वो पैरेलल है L2 के,
देन L2 कोमा L1 आल्सो बिलोंग्स टू R, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि L2 जो है वो L1 के भी पैरेलल है। यस इट इज सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक। अब मैं बात करूँ ट्रांजिटिव की। अब मेरे पास L1 जो है L1 कोमा L2 एंड L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R। ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है पहले से ही रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। L1 पैरेलल है L2 के, और इसका मतलब क्या है, L2 जो है पैरेलल है L3 के। मेरे पास लाइन है L1, ये लाइन है L2, और L2 जो है पैरेलल है L3 के। ठीक है, तो क्या L1 जो है वो पैरेलल होगी L3 के? अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? यस, हैंस इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो आप ध्यान रखेंगे कि मेरे पास ये जो रिलेशन है L1 इज पैरेलल टू L2 वेयर L इज बिलोंग्स टू L1 L2 बिलोंग्स टू द सेट L। तो मेरे पास ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों है तो मेरे पास ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात। इसी में सेम एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो जाता है। अगर यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2 को चेंज करके L1 परपेंडिकुलर टू L2 कर दे तो ये जो केस होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कब? अगर यहाँ पे पैरेलल की जगह क्वेश्चन आ जाए परपेंडिकुलर का, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ध्यान रखना, तो मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अगर परपेंडिकुलर का केस आ जाए। अगर बात करूँ सिमेट्रिक की, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, तो ये जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यस इट इज सिमेट्रिक इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। अब मैं बात करूँ ट्रांजिटिव की, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 जो है परपेंडिकुलर नहीं होगा L3 के। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल L1 है और ये L2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के, ये लाइन L3 है, L2 ये लाइन थी मेरे पास और L3 ये लाइन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये पैरेलल हो जाएंगी, तो नॉट ट्रांजिटिव। अगर परपेंडिकुलर का केस आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत कम बुक्स में कवर किया गया क्वेश्चन को। मैं से पूछा गया कि ए सेट के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n टोटल, बी सेट के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। मतलब कहने का मतलब है कितने मेरे पास जो है वो ऑन टू फंक्शन होंगे। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू की बात कर रही है। ठीक है, अगर मेरे पास ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू n की बात करूं, और बी सेट के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी, ये 2 एलिमेंट है मेरे पास। अब मुझे बताना है कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, तो इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। ये मेरे पास 2n - 2 के बराबर होगा। ठीक है, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे मेरे पास? 2n - 2 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा वो भी एक रीजन देता हूँ। मेरे पास जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट अगर वो ए के साथ रिलेशन बना ले, पॉसिबल है। एक केस मेरे पास ऐसा होगा, एक केस मेरे पास ऐसा होगा ये कि जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे यहाँ पे वो बी के साथ रिलेशन बना ले, सारे के सारे एलिमेंट जो है बी के साथ रिलेशन बना ले, तो मेरे पास ये दोनों केस किसके हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों केस इनटू के हो जाएंगे। इनटू का मतलब मेरे पास यहाँ पे बी जो है वो अकेला रह गया और यहाँ पे ए जो है वो अकेला रह गया। 2 केस हो गए इनटू के, सिर्फ ये 2 केस होंगे इनटू के। इसके अलावा जितने भी रिलेशंस होंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे मेरे पास जितने भी होंगे 2n के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब उसमें से अगर मैं 2 को हटा दूंगा 2n - 2 अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शंस हो जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखना 2n - 2 बहुत कम बुक्स में कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल? कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल होंगे इन सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे पास 3 है तो मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताने हैं। तो मेरे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 मेरे पास, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और रिलेशंस अगर मैं देख रहा हूँ
ए टू बी के बीच में, दूसरा सेट गिवन ही नहीं है तो रिलेशन भी ए और ए के बीच में ही देखूंगा, तो इसके अंदर भी एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी। अब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं ए सेट के अंदर, और मुझे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताने हैं। ध्यान रखना इस बात का, मुझे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, हमारे पास कौन कौन से कवर कर चुके हैं कि मुझे अगर बताना है नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे, वो हम कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे। तो इसका डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, 2n इंटू n-1 के बराबर होगा। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो भी सेट मुझे गिवन है उसमें। तो 2n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 इंटू 3-1 दैट इज इक्वल्स टू 2 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। 2 मेरे पास जो होगा इसका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, 2n इंटू n-1 के बराबर होगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ध्यान रखना इस चीज़ को, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे मेरे पास, 2n इंटू n-1। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव कितने होंगे, सर्जेक्शन कितने होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस मेरे पास जो होंगे 2n-2 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इक्विवेलेंस क्लास पे भी मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं बड़ी बार। लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए, मेरे पास एक सेट गिवन है जिसमें मेरे पास 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स है। मेरे पास एक सेट है जिसमें 0 1 2 अप टू मेरे पास टोटल जो हैं वो कितने हैं, 12 तक एलिमेंट गिवन है, 0 से लेकर 12 तक। रिलेशन मेरे पास डिफाइन है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी, अगर मैं रिलेशंस यहाँ लिखना चाहूँ तो ये रिलेशंस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0,4, 0,0 भी मेरे पास यहाँ पे आएगा, 0,8, 0,12, ये सारे के सारे मेरे पास बहुत सारे आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास आ जाएगा 1,5, 1,9, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1 के साथ किसका रिलेशन बनेगा, और भी मेरे पास काफ़ी रिलेशंस बनेंगे यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 के साथ अगर रिलेशंस देखूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2,6, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, इनका डिफरेंस जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए मेरे पास। 2 और 6 का डिफरेंस निकालूंगा 4, दैट इज डिविजिबल बाय 4। अगर मैं 2 का रिलेशंस देखूँ यहाँ पे तो 2 का रिलेशन 6 के साथ हो गया। अगर मैं इसका 10 के साथ अगर निकालूँ तो डिफरेंस आएगा 8। उसके बाद 3 का रिलेशन अगर मैं देखूँ तो 3 का रिलेशन मेरे पास हो जाएगा 7 के साथ। 3 का रिलेशन मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 11 के साथ। वैसे ही 4 का रिलेशन देखूंगा और बहुत सारे रिलेशन मेरे पास बन जाएंगे। अब मुझे चाहिए देन जो एलिमेंट 1 है, द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मेरे पास जिनका रिलेशन 1 के साथ बन रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो 1 का रिलेशन मेरे पास 5 के साथ बन रहा है, ठीक है। 1 का रिलेशन मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 9 के साथ बन रहा है मेरे पास, और 1 का रिलेशन जो है वो 1 के साथ बनेगा मेरे पास। अगर मैं 1,1 यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। सो 1 का रिलेशन 5 के साथ भी बन रहा है, 1 का रिलेशन 9 के साथ भी बन रहा है। क्या 1 का रिलेशन 2 के साथ बनेगा, नहीं, 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 1,2 अगर मैं लिखूँगा तो इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। अब मेरे पास कौन कौन से आ गए, मेरे पास आ गया 1, 5 और 9। तो मेरे पास यही सेट हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास कहने का मतलब मेरे पास ये है कि 1 का रिलेशन किस किस एलिमेंट के साथ आएगा मेरे पास, जो कि इस वाले कंडीशन को, इस वाले रिलेशन को फुलफिल कर देगा। तो 1, 5 और 9 मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a function R2R defined by f of x equals to 2 plus x square। मेरे पास एक फंक्शन है ये 2 plus x square। R2R कहने का मतलब है, ध्यान रखना मेरे पास यहाँ पे जो है जो सेट गिवन होंगे वो कौन से सेट हैं, ये बहुत ज़रूरी है मेरे पास, इंपॉर्टेंट है देखना। अगर मैं बात करूँ इसकी तो मेरे पास ये फंक्शन कैसा होगा, मेरे पास यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट है और यहाँ भी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट में मेरे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल -3, -2, फॉर एग्जांपल -1.5 भी लिख देता हूँ, -1 लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट लिख देता हूँ। और यहाँ भी बहुत सारे नेगेटिव नंबर आएंगे मेरे पास, -3, -2, माइनस का 1.5, 1, 2, 3, सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे भी। तो ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं दोनों। ये फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन है 2 plus x square।
अब मुझे चेक करना है 1 1 होगा या नहीं होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 x की वैल्यू 1 पुट करूँ, x की वैल्यू 1 पुट करूँ यहाँ पे और -1 पुट करूँ, दोनों के लिए जो आंसर है मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये फंक्शन जो है ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है मेरे पास। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। अब बात करते हैं, अब मेरे पास इस सेट के अंदर जो कोडोमेन का सेट है, जो मेरे पास बी सेट है, जो कोडोमेन का सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट हैं, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं, ये कभी भी किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी एक्स की वैल्यू रखूँ, हमेशा आंसर जो मिलेगा मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा, नेगेटिव आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे पास जो है ये नेगेटिव एलिमेंट जितने भी होंगे, -3, -2, -1.5 या जो भी मैं नेगेटिव एलिमेंट की बात करूँ, ये कभी भी किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। 0 भी जो है वो कभी किसी की इमेज नहीं बन पाएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास यहाँ पे हैं वो अनऑक्यूपाई रह जाएंगे। और अगर बी सेट के अंदर, अगर कोडोमेन के सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर अनऑक्यूपाई रह जाता है तो मेरे पास फंक्शन कैसा हो जाता है, वो इनटू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस ना तो मेरे पास ये 1 1 फंक्शन है, ना मेरे पास ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। तो आप ध्यान से देख लेना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर, कि कोई भी फंक्शन आपको दे देंगे और चेक करना होगा कि क्या मेरे पास ये फंक्शन 1 1 की जगह इंजेक्टिव भी नाम लिख देंगे, ध्यान रखना इस बात का, एक ही बात है। और ऑन टू की जगह लिख देंगे मेरे पास सब्जेक्टिव। तो इसी का ध्यान रखना मेरे पास। डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव कहने का मतलब जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, वो मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपको क्लियर होना चाहिए मेरे पास क्या ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो 1 1 फंक्शन हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एक की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ऑन टू कहने का मतलब हर एक को डोमेन का सेट जो है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई होना चाहिए, तभी मेरे पास ये फंक्शन जो होगा ये ऑन टू फंक्शन होगा। अदरवाइज मेरे पास ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन इन टू फंक्शन हो जाएगा। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे सेट को चेंज करेगा। क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके पास 1 1 ऑन टू से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे एमसीक्यूज। अब बात कर लेते हैं, हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, चलिए तो मेरे पास ये 3 क्वेश्चन जो है लगभग सेम क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो मुझे चेक करना होगा कि मेरे पास रिलेशन जो है, मेरे रिलेशन गिवन है, मुझे ये पूछ लेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बताओ। चेक करो या शो करो, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपको उसका आंसर बताना होगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास दे रखा है यहाँ पे कि जो फंक्शन है मेरे रिलेशन मेरे पास यहाँ पे गिवन है a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल्स टू b। मेरे पास ये गिवन है a इज लेस देन इक्वल्स टू b, और रियल नंबर का सेट मेरे पास गिवन है। ध्यान रखना कि मेरे पास जो सेट गिवन है वो किससे बिलोंग कर रहा है। अगर रियल नंबर का सेट है तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट है तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा, इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स गिवन है तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है मेरे पास जो रिलेशन है, जो एलिमेंट्स है वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर, इंटीजर्स, जिस जो भी मेरे पास गिवन है उसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप हर एक के लिए सेम आंसर कर आ जाओ। अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास, सबसे पहली कंडीशन बात करता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव की। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं लिखूँ, मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है, मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर का सेट गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास ए जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर को डिनोट कर रहा है मेरे पास। तो ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी मैं क्या कहूँगा, इसे रिफ्लेक्सिव कहूँगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं कहूँगा। अब रियल नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, 1/2 बिलोंग्स टू सेट ए विच इज रियल नंबर, बट 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर। अगर मेरे पास ये वाला है तो हर एक एलिमेंट जो है उसका डबलेट जरूर प्रेजेंट होगा रिलेशन के अंदर। कोई भी आप एलिमेंट लेके दिखा सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना चाहते आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। इसके लिए मुझे सिर्फ उस केस में दिखाना होता है एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा होता। तो ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, तो हर एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो खुद के बराबर जरूर होता है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दे, सिर्फ इतना कर दे,
इक्वलिटी हटा दे मेरे पास यहाँ पे, सिर्फ कर दे ए इज़ लेस देन बी कर दे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर बस यहाँ पे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी कर दे तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 1/2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1/2 है, ये इस बात सही है, बट 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2, ये बात गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे पास जो है वो किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, रिलेशन मेरे पास यही है। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, अगर सिमेट्रिक की बात करता हूं, अगर ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब है ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है, ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, ये बात सही है बिल्कुल। तो क्या 3,2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है 2 के, ये बात गलत है मेरे पास, दिस इज नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो मेरे पास ये जो हो जाएगा, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, बट सिमेट्रिक जो है वो नहीं हुआ। कोई भी अगर आपके पास ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आप किसी भी एक एग्जाम्पल के तौर पे से एग्जाम्पल देके इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव के लिए, तो मेरे पास ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए मेरे पास। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, कहने का मतलब मेरे पास है अगर ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है और बी जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू सी होगा, यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव, ये मेरे पास जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है, तो मेरे पास ये जो है ये ट्रांजिटिव भी है, यस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड मेरे पास जो है पूछने का तरीका, इसमें मेरे पास हो गया, अब रिलेशन कैसे हो गया, रिलेशन जो है a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उसने। अब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो मैंने पिछले में कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू सेट a एंड सेट a इज अ रियल नंबर ऑफ सेट, सो a मस्ट बिलोंग्स टू r फॉर रिफ्लेक्सिव। अब मैं 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एक रियल नंबर का सेट है, तो क्या 1/2 अगर मैं इस कंडीशन के अंदर पुट करूं यहाँ पे इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। क्या बात सही है? नहीं, ये बात मेरे पास गलत है। तो मेरे पास अगर 1/2 सेट से बिलोंग कर रहा है तो 1/2 1/2 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है, ये मेरे पास जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप दे सकते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर सिमेट्रिक। अगर ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास 1,2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 2 जो है वो छोटा नहीं होता मेरे पास 1 के स्क्वायर से। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नेचुरल नंबर लेके चेक कर लेते हैं और वो कह देते हैं यस इट इज़ ट्रांजिटिव, जबकि वो चेक नहीं करते कि मेरे पास ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसके लिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं 3,2 एंड 2,1.5 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर जो हैं ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये क्यों कर रहा है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ 4 विच इज़ ग्रेटर देन 3, ये बात सही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 1.5 का स्क्वायर करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2.25 विच इज़ ग्रेटर देन 2, ये बात भी सही है मेरे पास।
दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं, तो ए सी क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ए सी जो है मेरे पास वो आ जाएगा 3,1.5। तो क्या ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। आप चेक कर सकते हैं इसको, क्योंकि 3 जो है वो लेस देन नहीं होता 1.5 के स्क्वायर से, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25 के बराबर होता है, जो कि बड़ा नहीं होता 3 से। तो दिस इज नॉट ट्रू या नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल आपकी हेल्प करेगा ये शो करने के लिए। मेरे पास जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मेरे पास ये जो है सेकंड, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है मेरे पास, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है मेरे पास। क्लियर? अब मेरे पास जो थर्ड है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब कर दिया मेरे पास, तो बिल्कुल सेम एग्जांपल दे सकता हूँ मेरे पास कि 1/2 जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट से, बट 1/2 1/2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये भी जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, अगर मैं सिमेट्रिक के लिए कहूँ तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? सेम एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड बात करूँ ट्रांजिटिव की, अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए कहूँ तो ट्रांजिटिव के लिए कैसे लिखूँगा इसको? यहाँ पे मैंने लिखा था क्यूब है मेरे पास, तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4,2 एंड 2,1.5। क्लियर है? तो मेरे पास 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन 4, ये बात सही होगी। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जबकि 1.5 का क्यूब करूँगा सो 4 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 क्यूब, ये बात गलत है मेरे पास, क्योंकि इसका जो है मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि बड़ा नहीं छोटा होगा इससे, तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे रिफ्लेक्सिव ठीक कर देते हैं, सिमेट्रिक ठीक कर देते हैं, ट्रांजिटिव में जाके गलती कर देते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है आपके पास। तो अगर एमसीक्यू के अंदर आता है तो अब याद रखना, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। और इसमें ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी था, बट सिमेट्रिक नहीं था। इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ कराने का सिर्फ यही लॉजिक था कि इन तीनों को एक साथ ध्यान रखना है आपको। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या है, मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो सेट है वो एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शो करो कि ये मेरे पास चेक दैट द फंक्शन, ये फंक्शन मेरे पास गिवन है, इसकी डोमेन मेरे पास गिवन है, डोमेन एंड रेंज मेरे पास गिवन है, इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसको शो करने का तरीका कैसे होगा? मेरे पास 1 1 और ऑन टू शो करने वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय कि मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये मेरे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 नहीं, ये मैनी वन फंक्शन है। दिस इज मैनी वन फंक्शन। अज्यूम दैट इट इज मैनी वन फंक्शन। ये मैंने अज्यूम किया है कि मेरे पास ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। और मैनी वन फंक्शन की क्या कंडीशन होती है मेरे पास? मैनी वन फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि मेरे पास अगर दो डिफरेंट एक्स हैं तो उनके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम रहेगी। ये मैनी वन फंक्शन की कंडीशन होती है। तो मैंने दो डिफरेंट एक्स अज्यूम कर लिए, x1 एंड x2, और फंक्शन के लिए उसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब कि दो डिफरेंट एक्स के लिए फंक्शन कैसी वैल्यू देगा? सेम वैल्यू देगा, तभी मेरे पास मैनी वन होगा। तो x1 अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो आप लिख देना लेट टू डिफरेंट x x1 एंड x2। आपने दो डिफरेंट x मान लिए, x1 एंड x2। अब मेरे पास f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 जो मेरे पास हो जाएगा 4x1 प्लस 3/6x1 माइनस 4। और f ऑफ x2 किसके बराबर हो जाएगा? f ऑफ x2 हो जाएगा 4x2 प्लस 3/6x2 माइनस 4। और मुझे पता है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे मेरे पास,
क्योंकि मेरे पास मैंने क्या अज्यूम किया है, फंक्शन मेरे पास मैनी वन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होगा। तो मैं इन दोनों को इक्वेट रख देता हूँ, मेरे पास ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को इक्वल रख देता हूँ। सो 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4x1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6x2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6x1 माइनस 4। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 24x1 x2 प्लस 18x2 माइनस 16x1 माइनस 12 इक्वल्स टू 24x1 x2 18x1 माइनस 16x2 माइनस का 12। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। x1 को साइड लेके चला जाता हूँ, मेरे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 34x1। x2 को अगर उस साइड ले जाऊँ, मैं इस वाले पार्ट को उठा के उस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास हो जाएगा 34x2। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ मेरे पास x1 जो है वो बराबर आ गया किसके, x2 के। x1 और x2 क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या अजम्पशन ली थी, मैंने स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी कि मेरे पास दो डिफरेंट x हैं, x1 और x2 मैंने अज्यूम किया था, बट मेरे अब क्या आ गया, x1 एंड x2 दोनों जो हैं इक्वल आ गए। तो मेरी अजम्पशन जो थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो मैंने अज्यूम क्या किया था, मेरे पास ये मैनी वन फंक्शन है, ये अज्यूम किया था। तो मेरे पास अब फाइनली क्या हो गया, तो मेरे पास ये क्लियर हो गया कि ये दो डिफरेंट x नहीं, ये दोनों के दोनों सेम है और f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है। इसलिए मेरे पास एक x के लिए अगर एक ही फंक्शन वैल्यू दे रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हैंस इट इज वन वन फंक्शन। ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चेंज करेगा, आपको शो ऐसे ही करना है। मेरे पास ये फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है मेरे पास। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन कैसे शो करेंगे इसमें। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऑन टू फंक्शन के लिए बात करूं तो मेरे पास y जो है 4 ऑन टू लिख देना, 4 ऑन टू शो करने के लिए y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ऐसे क्वेश्चंस में अगर मुझे ऑन टू शो करना है तो कैसे शो करूँगा, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है मेरे पास। अगर 2 मार्क्स का है तो आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हो कि मेरे पास ये ऑन टू है या इन टू है। बट अगर ये 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें प्रॉपर जो है अपना कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कन्वर्ट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो हो जाएगा 6xy माइनस का 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब मेरे पास y वाली टर्म को साइड ले जाऊँ तो 4y प्लस 3 6xy माइनस 4x। तो अगर x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 4y प्लस 3। अब मेरे पास x यहाँ पे आ गया 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो मैंने फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब मैं x की वैल्यू को वापस रिप्लेस करूँगा इस फंक्शन के अंदर। x की वैल्यू को मैंने जो निकाली है अब मैं वापस फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर दूँ तो 4 मल्टीप्लाई 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 माइनस का 4। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16y प्लस 12। एलसीएम लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 18y माइनस का 12 अपॉन 6y माइनस 4। डिनोमिनेटर में कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 24y प्लस 18। एलसीएम लूँगा मेरे पास हो जाएगा 24y प्लस का 16 अपॉन 6y माइनस 4 इक्वल्स टू y। ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, प्लस 12 माइनस 12 प्लस का 24, ये दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास कितना बच गया, ऊपर बच गया 34y और यहाँ पे कितना बच गया 34। इसे कैंसिल करने पे कितना आ रहा है, y के बराबर आ रहा है। बस मुझे ये पार्ट इसमें शो करना होता है।
कि मेरे पास अगर y के बराबर दोबारा आ रहा है तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ऑक्यूपाई होंगे, हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो मेरे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तो उसको आपको प्रॉपरली 1 1 भी शो करना है और उसे ऑन टू भी शो करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेरे पास शो करो कि ये जो है इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। मुझे चेक करना है कि मेरे पास ये फंक्शन जो है ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि मुझे शो करना है कि ये फंक्शन मेरे पास जो है ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है, मुझे वो चेक करना है इसमें। ठीक है, चलिए तो इसमें तो तरीका मेरे पास ये है कि फंक्शन डिफाइन है एंड टू एंड, मतलब नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर के बीच में डिफाइन है फंक्शन का, डोमेन भी और को डोमेन भी। और फंक्शन मेरे पास है x + 1/2 इफ x इज ओड, x/2 इफ x इज इवन, ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास ये जो है 2 डिफरेंट x ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेट x = 1, मेरे पास क्या हो गया, ओड हो गया। अगर ये ओड हो गया तो फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो फंक्शन जो मेरे पास है वो हो जाएगा x + 1/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर ओड लिया है x की वैल्यू तो फंक्शन इसके बराबर है, x + 1/2 के बराबर है। अब मैं x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दूं यहाँ पे, तो अगर 1 रिप्लेस करने पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 रिप्लेस करने पे मेरे पास जो आ जाएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू को 2 अज्यूम कर लेता हूँ विच इज़ इवन। अब मेरे पास x = 2 एक इवन नंबर है। अब इवन है तो मेरे पास फंक्शन किसके बराबर हो गया, फंक्शन जो है मेरे पास x/2 के बराबर हो गया। अब x की वैल्यू अगर 2 रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास f(2) जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मेरे पास अगर 2 डिफरेंट x के लिए फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, 2 डिफरेंट x कौन से हैं, 1 और 2, फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, फंक्शन वैल्यू दे रहा है 1। तो अगर 2 डिफरेंट x के लिए फंक्शन अगर सेम वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, दिस इज मैनी वन फंक्शन। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेरे पास अगर मुझे शो करना है इसी क्वेश्चन को शो करना है कि मेरे पास ऑन टू है या इन टू है, तो उसके लिए मेरे पास जो है उसको शो करने के लिए तरीका मेरे पास ऐसे कुछ है कि अब मैं जितने भी मेरे पास यहाँ पे 2 सेट हैं, आप दोनों सेट ड्रॉ कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट लिखे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी मेरे पास है यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। यहाँ भी सेम मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मेरे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। अब मैंने x की वैल्यू जब 1 पुट की यहाँ पे तो मुझे आंसर 1 मिला, जब मैंने 2 पुट की तब भी आंसर कितना मिला, 1 मिला। अगर मैं 3 पुट करूँगा, तो इस फंक्शन के अंदर 3 पुट करना पड़ेगा। सो 3 + 1 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जब मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो भी आंसर कितना मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है। अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 4 मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जब मैं 4 पुट कर रहा हूँ तब भी आंसर कितना मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है। सिमिलरली आप ये शो कर सकते हो, ये स्टेटमेंट के थ्रू से लिख सकते हो, अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो आंसर मुझे 3 मिल रहा है, और 6 पुट करने पे भी मुझे आंसर 3 मिल रहा है। 7 पुट करने में मुझे 4 मिलेगा, अगर 8 पुट करूँगा तब भी 4 मिलेगा। तो क्या मुझे हर एक के लिए शो करना पड़ेगा, नहीं, हर एक के लिए मुझे ऐसे चलते नहीं जाना n नेचुरल नंबर तक। तो इसकी हेल्प से मैं लिख सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी या कोडोमेन इज ऑक्यूपाइड, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। मेरे पास जो बी सेट है उसका हर एक एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाई है, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है ऑक्यूपाई है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। बी जो है वो इमेज बन रहा है किसी ना किसी एक्स की जरूर, इसलिए मेरे पास ये जो है ये ऑन टू फंक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास ये। तो कोशिश करेंगे कि नियर अबाउट 1 घंटे से पहले या 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपने पास जो है ये लगभग सारी कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बस कुछ 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे
ये सभी क्वेश्चन जो करेंगे अभी ये 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। मेरे पास सेट गिवन है नेचुरल नंबर का, फॉर नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी रिलेशन सी डी इफ ए डी मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई ए प्लस डी। अगर ये फुलफिल करेंगे तो मेरे पास ये रिलेशन जो है मुझे शो करना है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, चेक करना भी आ सकता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं इस रिलेशन के अंदर, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं यहाँ पे, तो मुझे अब जो एलिमेंट गिवन है ये ऑर्डर पेयर में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैं क्या करते आया था कि ए मेरे पास एक एलिमेंट था जो सेट ए से बिलोंग कर रहा था, तो मैं ए का ए के साथ रिलेशन चेक कर रहा था रिलेशन के अंदर। बट इस बार मेरे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में गिवन है, तो मुझे ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है ए बी का रिलेशन ए बी के साथ चेक करना है। ए बी का रिलेशन ए बी के साथ चेक करना है। अगर ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो कंडीशन क्या है मेरे पास, ए मल्टीप्लाई डी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों एलिमेंट जो है मेरे पास बी और सी, इन दोनों का सम किसके बराबर है, बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए प्लस डी। तो कहने का मतलब है मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी, और इन दोनों एलिमेंट को ऐड करना है बी प्लस ए। किसके इक्वल होगा, ये होगा इस बार इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई ए और इन दोनों का सम, तो ए प्लस बी। तो क्या इक्वल है मेरे पास ये, यस, ए बी और बी ए मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, बी प्लस ए प्लस बी, ये भी इक्वल है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। इट इज ट्रू। आप लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और बाकी दोनों को ऐड कर दो, इक्वल टू जो पास वाले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो दूर वाले हैं उन दोनों को ऐड कर दो। तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, तभी सिमेट्रिक कहलाएगा। और ये कब आएगा, अगर जो दोनों दूर हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो सी मल्टीप्लाई बी, और जो दोनों पास में उन दोनों को ऐड कर दें। किसके बराबर होगा, जो दोनों पास में उनको मल्टीप्लाई कर दें और जो दोनों दूर हैं उनको ऐड कर दें। तो क्या ये इक्वल है आपस में, क्या ये इक्वल है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे, ये देखना ध्यान से, डी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी, सी प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है और ये सेम चीज़ राइट हैंड साइड लिखी हुई है। यहाँ पे b मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे c मल्टीप्लाई बी, a प्लस डी प्लस ए। तो कहने का मतलब है एग्जैक्टली ये जो सेम चीज़ है ये यहीं पे लिखी हुई है, ये और ये दोनों इक्वल है मेरे पास। आप लिख सकते हो ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों इक्वल हैं, हैंस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है, सेम रीज़न है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन आर मेरे पास जो होता है कम्यूटेटिव होता है। अब मैं बात करूं ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है मेरे पास। तो ट्रांजिटिव का रिलेशन मेरे पास होगा, ट्रांजिटिव के लिए एक सेकेंड, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं इसको। फोर ट्रांजिटिव, ए बी का रिलेशन किसके साथ है, सी डी के साथ है, एंड सी डी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ है मेरे पास,
सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ है। ये दोनों ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर है, इस बार ये एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो दोनों दूर में है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए डी मल्टीप्लाई बी प्लस सी बराबर होगा बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस डी। इसके अब एक काम करता हूँ, ए डी को डिवाइड में ले जाता हूँ और बी सी को इस साइड डिवाइड में लेकर आ जाता हूँ। तो बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए प्लस डी अपॉन ए डी। अब मैं इसको फर्दर सेपरेट करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1/c प्लस 1/b 1/d प्लस 1/a। ये ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों दूर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। सो सी एफ और डी ई, डी प्लस ई, इस बार डी मल्टीप्लाई ई और सी प्लस एफ लिख दिया। अब सी एफ को डिवाइड में ले जाऊं और डी ई को इस साइड लेकर आ जाऊं तो मेरे पास किसके बराबर हो गई है, सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। अब सेपरेट कर दूं तो 1/e प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/c। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इसको और इसको ऐड कर देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दूँ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दूँ। तो 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/d 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। 1/c से 1/c कैंसिल हो गया, 1/d से 1/d कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कितना बच गया, 1/b प्लस 1/e 1/a प्लस 1/f। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूँ तो बी ई और यहाँ पे हो गया मेरे पास b प्लस ई और यहाँ पे हो गया ए एफ, यहाँ पे हो गया a प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो a मल्टीप्लाई एफ किसके बराबर हो गया, b प्लस ई और बी ई a प्लस एफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे पास कि ए बी इज रिलेटेड विद ई एफ। आपको ये जो है ये ट्रांजिटिव के लिए शो करना पड़ेगा। सो हैंस इट इज ट्रांजिटिव। हैंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये मेरे पास ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई। थोड़ा सा लेंथी है, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन इससे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, बोर्ड के लिए, इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि ऐसा ही सिमिलर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन मेरे पास है, एक रिलेशन डिफाइन है एन टू एन। इस बार जो रिलेशन है वो भी ऑर्डर पेयर के बीच में है, एलिमेंट के बीच में नहीं है। मेरे पास ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहा है, सो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। कंडीशन कैसे गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे चेक करना है तो वहां पे a, चेक कर रहा था। इस बार मैं इस एलिमेंट का, एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, ए बी एक एलिमेंट है मेरे पास, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इस एलिमेंट का रिलेशन मैं इसी एलिमेंट के साथ चेक करूंगा। इस बार ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा गया ये। तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ चेक करना है मुझे। जैसे ए का रिलेशन ए के साथ चेक कर रहा था, अब यहाँ पे ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ चेक करना है। अच्छा, रिलेशन कैसे चेक करूंगा, क्या ये रिलेशन ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर लाई करेगा नहीं करेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है तो उसका मतलब है कि ए को मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ और बी को मल्टीप्लाई कर दो सी के साथ, ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है तो जो दोनों दूर दूर लिखे गए हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू जो पास पास लिखे गए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ। तो क्या ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, यस इट इज कॉम्यूटेटिव, या मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ऐसे लिख देना, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर है। सो मेरे पास इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। बात करता हूं सिमेट्रिक की।
अगर बात करूँ मैं सिमेट्रिक के लिए, तो ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, पता है हमें, तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ए मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई सी के बराबर है, ये तो मुझे पता है, गिवन है ये मेरे पास। तो अब सी डी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए बी के साथ होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सी मल्टीप्लाई बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई ए। तो सी मल्टीप्लाई डी सॉरी सी मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई ए, ये तो पहले ही गिवन है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इस चीज़ को कि इट इज़ सिमेट्रिक। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। थर्ड, ट्रांजिटिव की अगर बात करूं, अगर ट्रांजिटिव की बात करूं, ए बी का रिलेशन किसके साथ, सी डी के साथ, और सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और सी एफ जो है वो डी ई के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। अब मुझे रिलेशन चाहिए, किस किस के बीच में चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए ए बी और ई एफ के बीच में रिलेशन चाहिए। तो कुछ नहीं करता, मैं इस वाले इक्वेशन को, फर्स्ट को और सेकंड को, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए डी मल्टीप्लाई सी एफ किसके बराबर हो गया, बी सी मल्टीप्लाई डी ई। तो मेरे पास यहाँ से सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ए एफ जो है वो बराबर हो गया बी ई के। ए एफ किसके बराबर हो गया, बी ई के। अगर ए एफ बी ई के बराबर है तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास ए बी का रिलेशन किसके साथ हो गया, ई एफ के साथ हो गया। हैंस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, मुझे यही शो करना था, क्योंकि मैं, अगर मेरे पास ये ऑर्डर पेयर लाई करेगा तो ए को मल्टीप्लाई करूंगा एफ से और बी को मल्टीप्लाई करूंगा ई से, ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन था। फर्स्ट वाले एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ से, और सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से। ए मल्टीप्लाई डी, बी मल्टीप्लाई सी। अगर ये ऑर्डर पेयर लाई करेगा तो ए मल्टीप्लाई एफ और बी मल्टीप्लाई ई आना चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए मेरे पास ये जो है ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे पास कि एक सेट है ऑफ ऑल इंटीजर्स z एंड और बी द आर बी द रिलेशन ऑन z। एक z के बीच में एक रिलेशन है मेरे पास, रिलेशन है ए बी बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। जो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ a और b का, वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो मुझे चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव होगा ये। तो मेरे पास अगर कोई भी, अगर मैं फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूँ, मेरे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उसका डबलेट जो होगा वो उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि a माइनस ए अगर करूँगा तो 0 आएगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 5, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। क्लियर है। तो कोई भी मैं इंटीजर उठाऊं, अगर उसके डबलेट की बात करूंगा तो a माइनस ए जो है वो 0 के बराबर होगा, विच इज डिविजिबल बाय 5, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेरे पास सिमेट्रिक की, अगर मैं सिमेट्रिक के लिए बात करूं, सो ए बी अगर z से बिलोंग कर रहा है तो मतलब a माइनस बी जो है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए बी जो है वो z से बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। सो देन b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इट इज
सिमेट्रिक। छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मैं a माइनस बी, जैसे a की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 6 ले लूं और b की वैल्यू अगर 1 ले लूं, तो 6, 1 रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि 6 माइनस 1 का 6 और 1 का डिफरेंस निकालूंगा तो 5 आएगा। तो 1, 6 जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। अगर डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो मेरे पास 5 आएगा, जो कि डिविजिबल बाय 5 होगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं ट्रांजिटिव के लिए, सो ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू जेड, तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा। वैसे ही c माइनस डी जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 5 होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल है। अगर मैं इन दोनों को ए बी और सी डी मेरे पास यहाँ पे आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, अगर मैं इन दोनों के मल्टीपल की बात करूँ, मेरे पास है a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 एंड सॉरी ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। मेरे पास था ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी सी बिलोंग्स टू जेड। सो a माइनस बी जो है वो 5 का मल्टीपल होगा और b माइनस सी जो है वो भी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ए बी रिलेशन से z से बिलोंग कर रहा है मेरे पास यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे z लिख दिया, r लिखना चाहिए था। सो ए बी और बी सी जो है वो r से बिलोंग कर रहा है। सो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड b माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, तभी ए बी एंड बी सी जो है दोनों के दोनों रिलेशन r से बिलोंग करेंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो a माइनस सी लैम्डा प्लस म्यू, सो a माइनस सी ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, a माइनस सी जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, इसलिए हैंस ए सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन से बिलोंग करेगा। इट इज ट्रांजिटिव। एक बार मैं ट्रांजिटिव वाला फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास दो ऑर्डर पेयर है, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। वही मेरे पास जो कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए, वही सेम कंडीशन है। सो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो ये 5 का मल्टीपल है, बी सी बिलोंग कर रहा है जिसका मतलब ये भी 5 का मल्टीपल है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो प्लस बी और माइनस बी मेरे पास कैंसिल हो गया। सो ए माइनस सी इज 5 प्लस लैम्डा प्लस म्यू हो गया मेरे पास, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। तो मतलब ए माइनस सी भी 5 का मल्टीपल है, इसलिए ए माइनस सी भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर ए माइनस सी 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ए सी जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप 70 to 80% जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे बोर्ड के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, वन शॉट के साथ। इस चैप्टर के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।